जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे कुछ दाँतों के हवाले से। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दाँतों का इलाज एक तो महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी आपका दाँत का मसला है तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन, जो डेंटल सर्जन भी हैं और इम्प्लांट लॉजिस्ट सही बोला मैंने, ठीक है। ज़रा नया लफ्ज़ था मेरे लिए। कैसे आप ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि दाँतों की बीमारियाँ तो बहुत सारी होती हैं और जिस तरह मैंने भी कहा कि इसका इलाज भी एक्सपेंसिव है। लेकिन इसके साथ-साथ जो बच्चे, लड़के, लड़कियाँ बीडीएस कर आते हैं, उनके लिए नया बिज़नेस स्टार्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है और कई ऐसे डेंटिस्ट हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। आप उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ज़रा उसके हवाले से बताइएगा। नज़िया देखें, उसका भी एक विज़न सडनली आई वाज वर्किंग इन क्लिनिक और मुझे अपना सारा जर्नी याद आ गई कि मैं अपने पहले क्लिनिक के लिए जो मैंने ओपन किया था, मेरे पास किराया नहीं था ट्रांसपोर्ट का एंड आई टुक अ चिंची। मैं चिंची में क्लिनिक पे गया हूँ और वो क्लिनिक के रिसेप्शन से मैंने कहा कि मुझे 10 रुपये देते हैं तो मैं चिंची वाले को दे दूँ, उसको ठहराया था मैं। वो भी एक वक्त था। एग्जैक्टली ज़रूरी है एंड आई एम टॉकिंग बताना। अबाउट ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा अपना से, 2016 की बात कर, ठीक है। तकरीबन 8 साल पहले। तो वो हमारी पहली ब्रांच थी और मैंने एक परमानेंट जॉब छोड़ के मैं रिसर्च फील्ड में था, उसके बाद मैं वहाँ गया था। तो वो जर्नी वहाँ से मुझे याद आ रही थी एंड देन हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए सोशल मीडिया पे बच्चों के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें बच्चे अपना रेंट करते हैं, वर्बल रेंट करते हैं कि हम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। तो वो मैं पढ़ के मैंने कहा बच्चे अपने इश्यूज़ तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और हम जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके कहीं पहुँचे हैं, अभी तो बहुत लंबा जाना है आगे, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या कर रहे हैं। तो क्यों ना उनको एक जगह पे गैदर करते हैं बच्चों को, और एक छत का नाम तान जो है ना, डेंटिस्ट तान, ये इसी से निकला है कि एक छत है डेंटिस्टों की जिसमें तमाम डेंटिस्टों को बुलाया जाएगा और उनकी इश्यूज सुने जाएंगे और उनको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दे के एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, अब ये किस तरीके से होगा? जब तमाम डेंटिस्ट एक साथ जमा हो जाएंगे, उनमें कुछ वो लोग होंगे जो मेरी तरह जिनकी फैमिली में कोई डेंटिस्ट नहीं था, जो खुद धक्के खा के कभी इस डायरेक्शन में गए, कभी इस डायरेक्शन में गए। तो मेंटोर का काम बेसिकली ये होता है कि वो चित्राल, राइट? आई एम फ्रॉम चित्राल, और वहाँ से पढ़ा था यहाँ पे आके? नहीं, हमारी फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी 87 में, 1987 में अब्बू मेरे शिफ्ट हुए थे यहाँ, उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फिर चित्राल का भी मैं पहला इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको नाज़िर थोड़ा सा बताऊँ। तो फिर उसके बाद अब्बा भी लॉयर थे, तो अब यह है कि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था और लॉ फील्ड मुझे ज़रा ख्वारी वाली लगती थी कि इसमें काफ़ी कोर्टों में घूमना है फाइलें लेके, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। दूसरा जो डेंटिस्ट्री मेडिकल फील्ड है वो थोड़ा सा हमें, मुझे ऐसा लगता था एक तो सोफिस्टिकेटेड सी फील्ड है, थोड़ा सा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना, और मैं इमेजिन करता था वाइट लैब कोट पहन के मैं कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन की थी, हाँ मैनिफेस्टेशन की थी, एग्जैक्टली करनी चाहिए, होता है तो वो होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बस वो शुरू से ये ख्वाहिशात थी। तो उसके बाद जब डेंटिस्ट बन गए तो उसके बाद शुरू में डिसअपॉइंटमेंट हुई, कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा, तो वो जो मैंने 10 साल का सफ़र जो है, मेंटोर जो एक कोई भी मेंटोर किसी भी फील्ड में, तो उसका ये काम होता है कि वो अपने जूनियर्स को उस 10 साल के सफ़र को 10 महीने में किस तरीके से पहुंचना है, आपने ये डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सही मिल जाती ना तो हो सकता है कि तमाम जो लोग हैं जो स्ट्रगल को बहुत समझ लेंगे सालों लगाते हैं, वो कुछ महीनों का होता है। और ये प्रोवाइड कर रहे हैं अब, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें हर स्पेशलाइजेशन के, डेंटिस्ट्री की भी फर्दर स्पेशलाइजेशंस के लोग वहाँ जमा होंगे, अलग अलग, कुछ किसी ने FCPS किया होगा, किसी ने MDS किया होगा, किसी के क्लिनिक्स होंगे, कोई मैनेजमेंट फील्ड में काम कर रहा होगा, तो बच्चों को उन सब से इंटरेक्ट करने का वहाँ मौका मिलेगा। नंबर वन, ये सोशल प्लेटफॉर्म होगा या नहीं? सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्रॉपर, आप समझ लें जैसे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है, इसी किस्म की एसोसिएशन हमने बनाई है, जिसका नाम है डेंटिस्तान। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें हम जो लोग, फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने जब पहला क्लिनिक खोला था तो मैं UK गया हुआ था, वहाँ से मैंने स्टाइपेंड सेव करके, स्कॉलरशिप्स में जो मिलती हैं वो सेव करके मैंने क्लिनिक खोला था, या शायद किसी से कुछ पैसे भी बोरो किए थे।
तो अब हम उन बच्चों को जो कि खोलना चाहते हैं अपना क्लिनिक, जो कि कहते हैं कि क्लिनिक खोलना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। हम उनको एक किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करेंगे कि देखें हम इतनी छोटी जगह पे आपको एक क्लीन साफ स्टरलाइज क्लिनिक खोल के देंगे। आपने अपनी डिग्री उधर लगानी है, आपने पीएमडीसी उधर लगा। अच्छा, इसका एक फायदा भी है कि नाज़िया जो क्वैकरी हो रही है, नीम हकीम जो बैठे हुए हैं, उनकी तादाद में भी कमी आएगी। मैंने अपनी पहली असेंबली में जो अभी हमने रिसेंटली 7 दिसंबर को AKU में की थी, उसमें माशाल्लाह 150 बच्चे आए थे। जितनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो सारे आए थे। जगह ही 150 की थी। अच्छा, उस दिन हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर को भी बुलाया था AKU में, जो कि लीड करते हैं क्लिनिक्स को, छापे मारते हैं जो नीम हकीम बैठे हुए। ठीक है। और मैंने उनको ये कहा था कि ये वो बच्चे हैं जो मेरे पीछे बैठे हुए, ये वो क्लिनिक्स खोलने वाले हैं। आपने इनकी मदद से और हमारी मदद से इस चीज़ को और ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल तरीके से काम करना है ताकि क्वैकरी के खिलाफ हम एक काम कर सकें। तो यस, अब ऐसा तो नहीं है कि हम साल में कोई 10 क्लिनिक बच्चों को खोल के देंगे। इट विल बी अ स्लो प्रोसेस। आइडेंटिफाई करेंगे, एक टीम होगी हमारी जो कि ये बच्चा डिजर्विंग है, क्लिनिक इसको खोल के दिया जा सकता है। फिर एक कंप्लायंस की टीम होगी जो कि देखा जाएगा कि वो बच्चा सही तरीके से जो उसने प्रोमिस किए हैं, जो TOR हैं, उस पर ये बच्चा चल रहा है। और मतलब इसे चेक एंड बैलेंस भी होगा, ऐसे नहीं कि आपने जो है नहीं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से मुझे कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन जब भी आपको सोसाइटी या खुदा का निज़ाम आपको फैसिलिटेट करे ना, तो फिर आपको वो रिटर्न करना सोसाइटी में जरूरी है। सीरियसली, जिस तरह हम यहाँ पर बैठ के भी काम कर रहे हैं इस तरह से कि बीमारियों के हवाले से बताते हैं ताकि लोग जो देख रहे हैं ना, वो सीरियसली इतना उनको फ़ायदा होता है। लोगों की इतनी दुआएं मिल रही होती हैं ना कि लोगों को अवेयरनेस होती है कि हमें किस तरह से ख्याल रखना है अपना भी। अच्छा, हम थोड़ा सा हाइजीन के हवाले से पहले बात करेंगे। देखिए, जो आपकी माउथ हाइजीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी समझते सिर्फ दांत है, इट्स कंप्लीट माउथ। और पहले तो इसके हवाले से बताइएगा कि हमें किस तरह से अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। नाज़िया, देखें, सबसे पहली बात कि आपको ये माइंडसेट बनाना है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो मुंह में ही जा रही है, और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में जाती है और फिर आपकी बॉडी में लगता है। आप कुछ दिनों तक हाइड्रेटेड रहें, आपका फेस क्लीन होना शुरू हो जाता है, फ्रूट्स खाना शुरू हो जाएं, आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो, वेजिटेबल्स ऐसे ही। और अगर इसी तरीके से ज़्यादा बाहर का खाना खाना शुरू हो जाए तो पहली चीज़ ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है कि आप ओबेसिटी की तरफ, या आपका पेट निकलना प्रॉपर शुरू हो सबसे पहले। अच्छा, एग्जैक्टली। अब ये तमाम चीज़ें, पहला गेटवे हमारा मुंह ही होता है, ठीक है। अगर आपने सही चबाया नहीं, उसको प्रॉपर ग्राइंड नहीं किया, राइट, ग्राइंड आप कब नहीं करते, सही से ग्राइंड कब नहीं करते, कब आपको ऐसा होता है कि बस मैं फौरन इनगल्फ कर लूं उसको, भूख लग रही होती है नहीं, एक तो भूख लग रही होती है, दूसरा जब आपको ऐसा लग रहा होता है यार बोटी यहाँ फंस रही है, यहाँ फंस रही, अब क्या इसको चबाने का, निगल लो एग्जैक्टली। तो अब जब उसके साथ साथ दूसरी चीजें ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा होता है यार कि ये दांत मेरा कहीं हिल ना जाए, यहाँ कैविटी है, यहाँ फंस ना जाए, तो एक तरफ से चबाओ। जब आप एक तरफ से चबाते हैं तो फिर जो दूसरी साइड है वो ज्यादा एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज है कि जब मैं आसान अल्फाज में समझ, कैविटी को मैं कहूँगी, जो दांत में जो कैविटी लग जाती है, हम कहते हैं उर्दू जबान में जिसे कीड़ा लग जाता है, तो वो जो है ना, वो लोग उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, जब तक दांत गिर नहीं जाता ना, जब तक या दर्द नहीं होती है कि अब नहीं चबाया जा रहा, जब तक लोग उसे जो है हाथ नहीं लगाते हैं। कैविटी को या कीड़ा लग जाए उसको कब साफ करना चाहिए, और जब वो बहुत जब बिल्कुल डीप चला जाए तो फिर जो है जाहिर बात है इम्प्लांट करना पड़ता है दांत का, वो सिचुएशन कब आती है, तो ये जरा समझाइए। नाज़िर, देखिए, सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि आप अपने डेंटिस्ट खुद बन जाएं। हाँ, मुंह खोलें अपना, हाँ, शीशे के सामने एग्जामिन करें। हाँ, अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, हाँ, अच्छा, मैं ये गंदगी की बात नहीं कर रहा, ये वो अलग चीज है, ब्लैक स्पॉट्स दांत के अंदर अगर या साइडों में हल्के से भी नजर आ जाए तो आप फौरन जाएं डेंटिस्ट के पास, जाके क्लीन उसको हल्का सा साफ करवा के, उसमें ना एनेस्थीसिया की जरूरत है ना कुछ, वो उस ड्रिल से थोड़ा सा उसको साफ करके सीलेंट डाल देगा। ठीक है। सीलेंट का मतलब यह है कि सील कर देगा, जो कि टूथ फ्रेंडली कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है। आजकल कंपोजिट नाम की एक मटेरियल है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डाल के उसको, वो टूथ कलर होता है तो पता भी नहीं चलता कि आपकी फिलिंग हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने उस एरिया का, आप देखें कोई भी चीज़ हम आर्टिफिशियल पहनते हैं या कुछ लगाते हैं बॉडी में, उसका ख्याल
एज कम्पेयर टू नेचुरल जो खुदा ने बनाया है, ज़्यादा तो उस करना हाँ होता है। एग्जैक्टली तो उससे ज्यादा रखना है, उस एरिया की ब्रशिंग आपने ठीक रखनी है। ब्रशिंग सही करना है। एग्जैक्टली जहाँ पर अब हमारे पास आते हैं पेशेंट आके कहते हैं हमने फिलिंग करवाई थी फिर भी रूट कैनाल की जरूरत पड़ गई। हाँ उसकी वजह यह है कि आपने उसको वैसे ही ट्रीट किया है जैसे आपके एक अच्छे दांत। अच्छा, उसको क्या ज्यादा मतलब ब्रशिंग करनी ज्यादा होती मतलब है? आपने यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। हाँ। आपने उसकी एग्जामिनेशन 6 महीने में एक दफा डेंटिस्ट के पास जाके करवानी। मैंने यहाँ फिलिंग करवाई थी, चेक कर लें ठीक है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आपने उन एरियाज को फ्लॉसिंग और इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, फ्लॉसिंग करनी है। और माउथ वॉश वगैरह जो भी आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करके देता है आपको, वो आपने यूज करना है। अच्छा, अब आते हैं कैविटी अच्छा, बढ़ गई। एक और मिथ है या पता नहीं सही बात है, कहते हैं माउथ वॉश ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको माउथ के और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पता नहीं ये चीज़ें जो आई हुई हैं। देखिए वो एक रिसर्च हुई थी क्लोरहेक्सिडीन के ऊपर जो कि माउथ वॉश में पाया जाता है। हाँ। कि वो उसके कुछ कार्डिक रिलेशनशिप है, कोरिलेशनशिप है। लेकिन देखिए माउथ वॉश जो हम जाके सेल्फ ले लेते हैं खुद से नहीं हाँ, लेना, खुद से, तो ये वो भी एक आपने important चीज़ है, हाँ। डेंटिस्ट से रिकमेंड करवा के आपने अपनी सेहत के हिसाब से, अपने मुंह की सेहत के हिसाब से, अब जैसे मुंह के स्टेनिंग के लिए अलग माउथ वॉश होता है, हाँ। मसूड़ों के लिए अलग माउथ वॉश है। Right. अगर फूले में मसूड़े हैं, हाँ। अगर आपके दांत सफेद हैं तो उनके लिए अलग माउथ अलग वॉश होगा, है, ठीक है। बच्चों के लिए अलग होता है। अब ये है कि इन्हीं चीजों को कंसिडर करते हुए आपने माउथ वॉश लेना है। अच्छा, मैं कैविटी पे आ हाँ, जाऊं वो वापस उस पे आ जाए दोबारा से। तो हाँ। वो एक माइन्यूट अगर आपने अच्छा अगर वो प्रोग्रेस करके आगे चली गई तो फिर आपने बड़ी फिलिंग करवानी है। और ज्यादा प्रोग्रेस करके नस के करीब चली गई, यानी कि पल्प जो होता है, जो एक दांत के बीच में एक पल्प होता है ऐसा, अगर वहां करीब आ गई इसके या उसको टच कर गई तो समझ लें कि आपका एक प्रोसीजर होगा जिसको कहते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल में ये होता है कि फिर उस पल्प को साफ करके, क्योंकि वो उस जरासीम की वजह से खराब हो चुका है, ठीक है, अनस्टरलाइज है, उसको स्टरलाइज करवा के डेंटिस्ट से साफ करवा के धुलवा के उस पल्प को अंदर आर्टिफिशियल फिलिंग करवा के ऊपर आपने कैप लगवाना है। ये हो गया रूट कैनाल। अब डेंटिस्ट से डरने की वजह या एक फाइनेंशियल रीजन या बिजी स्केड्यूल, ये 3 चीजें होती हैं की वजह से आपने रूट कैनाल को भी इग्नोर कर दिया। तो फिर आती है बारी एक्सट्रैक्शन की, निकलवाने की। निकलवाने के बाद फिर आता है ऑप्शन इम्प्लांट का। और इम्प्लांट अगर आप देखें वो इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इसकी पढ़ाई भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा हूँ हार्वर्ड से इम्प्लांट की, और जितना हम पैसा लगा रहे हैं इस पर, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए फिर सीखना अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो फिर इम्प्लांट कम से कम आप समझ लें कि मिनिमम 1 लाख रुपए का होता है, हो जाता है। तो अब 1 लाख अगर बंदा लाख रुपए ही कमा रहा है तो फिर उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर अगर डेंटिस्ट सोसाइटी की खिदमत कर रहा है तो फिर उसको ऑप्शंस देगा इंस्टॉलमेंट्स के। हाँ, लेकिन वो देखें ना, हम एक प्रोसेस से गुजरे और इम्प्लांट तक पहुंचने में ये सालों की कहानी है, सालों की कहानी इसका है। मतलब लोग इसका सफाई नहीं करते ना दांत की सही। सफाई आप छोड़ दें, इग्नोरेंस। अच्छा, फिर डेंटिस्ट से डर भी है कि दर्द होगा। अच्छा, कितनी दफा ब्रशिंग करनी चाहिए वैसे? ब्रशिंग आपने 2 टाइम करनी है, ठीक है। और मतलब कुल्ली उली करते हैं रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। हाँ। कुल्ली तो आपने हर खाने के बाद करनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्लॉस करना है। हाँ। फ्लॉस आपने दांतों के कांटेक्ट के बीच में करना है, और ये फ्लॉस टैबलेट का रैप नहीं है, कोने नहीं है, ये पत्ते नहीं है मोड़ के, या फिर 1000 रुपए की कड़क नोट नहीं है। हाँ। ये फ्लॉस है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये वो चीजें, ये फ्लॉस जो करते हैं लोग ऊपर तक, उसके बाद ना मसूड़ों तक ले जाते हैं। अच्छा, वो 1000 रुपए की नोटें जो पूरी दुनिया में घूम कर आई हुई है ना, वो कड़क, उसको फिर वो टूथपिक की तरह यूज करते हैं, खाना नहीं। और फिर उसके बाद डेंटिस्ट के पास मुझे छाला हुआ भैया, तो वो जो जरासीम उस 1000 रुपए की नोट चला गया ना। तो ये चीजें हैं, उसका ख्याल रखना। ठीक है, चलें जी, सही है। क्योंकि वक्त की कमी है तो आज हम इतना ही बता सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा बुलाएंगे और मज़ीद जो है हम दांतों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक गई है। थैंक यू सो मच कि आप शो में तशरीफ़ लाए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है किसी बीमारी के हिसाब से भी बात करेंगे। बहुत सारी बीमारियाँ हैं दांतों की, जैसा कि आप जानते हैं। अपने हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप में हाइजीन का ख्याल रखेंगे, उतनी ही देर से बीमारियां जो है दांतों की आएगी। तो दांतों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।